विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। 2024 की स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई, 2025 आ गया है। पिछले समय अर्नस्ट एंड यंग कई लोगों से इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने भी कई फोरम पे से चर्चा की। कई अभी वही सरकार पुनः आई है। मुझे उम्मीद है कि मार्च के पहले सरकार पीएसआई 2024 घोषित करेगी। उसमें किसान क्या मानते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 एफपीआई में है, लेकिन जब देखते हैं कि फॉरेन प्रमोशन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर आता है तो विदर्भ में क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाता। ये एक ऐसा सिंबल हो चुका है दुनिया के अंदर। टाटा, अडानी, अंबानी और बिरला, हम मानते हैं कि अंबानी ने यहाँ पर पावर प्लांट लगाया। यहाँ पर कुछ प्लांट जैसे अंबुजा और ईसीसी का उन्होंने लाफार्ज से अधिग्रहण किया, लेकिन लाफार्ज होते में अधिग्रहण किया, लेकिन अभी ये जरूरत है कि नए वेंचर भी उनके लगने चाहिए। विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा इस संस्करण में पुनः आपको नमस्कार करते हुए महाराष्ट्र में विदर्भ का किस तरह से विकास हो सकता है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने कई संस्करण में कहा है कि आज चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, बाकी के बहुत हमारे क्षेत्रों में विकास के बहुत सारे अवसर हैं। आज कई वर्षों तक इस क्षेत्र को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उनका भी ध्यान बहुत कम गया। आज इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हमारे बच्चे अगर शिक्षा और रोजगार के लिए विदर्भ छोड़कर पूना, बॉम्बे, नासिक, अपना हैदराबाद जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पर कहीं ना कहीं कमी है, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं गडकरी साहब का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एडवांटेज विदर्भ 2025 के मार्फत पुनः इस वर्ष 7 फरवरी से 9 फरवरी तक एग्जीबिशन सेमिनार के द्वारा वहाँ पर उद्योगों को आमंत्रित कर, यहाँ के लोगों को आमंत्रित कर किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है उस पर काफ़ी ध्यान दिया है। और 13 जनवरी को ही चंद्रपुर में रोकड़े ज्वेलर्स के श्री राजेश जी रोकड़े यहाँ पर आए, चांदा क्लब में एमआईडीसी एसोसिएशन जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, और वहाँ के सेक्रेटरी एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित के आयोजन में हमने चर्चा की कि चंद्रपुर से क्या पोटेंशियल हो सकता है, चंद्रपुर किस तरह एडवांटेज विदर्भ में काम कर सकता है और एडवांटेज विदर्भ किस तरह से यहाँ के लोगों को पूरक बन सकता है। एक अच्छा सुसंवाद हुआ, उसमें कई शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारी थे, वहाँ के कई प्राचार्य थे और उद्योगपति थे, बड़े बड़े उद्योगों के भी मुख्य अधिकारी आए थे, और सबने एक की पहल की कि किस तरह से हम पहल करके विदर्भ का विकास कर सके। आज जिस तरह से एडवांटेज विदर्भ हो रहा है, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा वहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसी तरह से केरला में हो रहा है। अनेक वर्षों से यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, केवल डावोस में जाके एग्रीमेंट करते हैं, जो कि वो एग्रीमेंट यहाँ भी हो सकते हैं।
यहाँ पर सिर्फ एक बहाना बनाकर ये कहा जाता है कि हम डावोस में इतने तरह के एग्रीमेंट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के उद्योगों के प्रति आकर्षण करने के लिए यहाँ की जो खनिज संपदा है उसके प्रति जो यहाँ पर उत्खनन हो सकता है, जो यहाँ पर उद्योग लग सकता है, उसके लिए जरूरी है कि हम डावोस में जाते हुए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस दुबई, लंदन इन जगह पर करवाएं और यहाँ पर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें जिसमें विदेशी निवेशकों को बुलाकर हम निवेश कर सके। तो इसलिए आज जरूरी है कि हम मानते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 FPI में है, लेकिन जब देखते हैं कि फॉरेन प्रमोशन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर आता है तो विदर्भ में क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाता। सिर्फ वो पश्चिम महाराष्ट्र, पूना, नासिक के आसपास ही चला जाता है या संभाजी नगर तक चला जाता है। तो विदर्भ में जब हमारे पास इतने स्टलवर्ट नेता है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, यहाँ पर अनेक कद्दावर नेता होने के बाद आज विदर्भ में विदेशी संस्थागत उद्योग नहीं आ रहे। यह भी समझ नहीं आता मुझे टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपति हमारे तरफ शिरकत क्यों नहीं करते। जरूरी है कि हमें उन्हें आमंत्रित करके यहाँ पे उद्योग लगाने चाहिए। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि टाटा ने शुरुआत की है नागपुर से एम्प्रेस मिल से, तो फिर भी यहाँ पे टाटा आकर यहाँ पर शुरुआत कर सकता है। टाटा कई क्षेत्रों में लगा हुआ है, कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। आज स्टील सेक्टर में आ सकता है, यहाँ पर कॉपर सेक्टर में आ सकता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड फॉरेस्ट के सेक्टर में आ सकता है। लेकिन ये बड़े समूह यहाँ पर आ नहीं रहे। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी कमी लगती है कि इतने बड़े जो निवेश है उनका यहाँ पर नहीं आ रहा, जो हम उनको आकर्षित नहीं कर सकते। अगर वो लोग आकर्षित होते हैं तो क्या मजाल की विदेशी संस्थागत निवेशक यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि उनका अनुसरण करते हैं। ये एक ऐसा सिंबल हो चुका है दुनिया के अंदर, टाटा, अडानी, अंबानी और बिरला। हम मानते हैं कि अंबानी ने यहाँ पर पावर प्लांट लगाया, यहाँ पर कुछ प्लांट जैसे अंबुजा और ECC का उन्होंने लाफार्ज से अधिग्रहण किया, लेकिन लाफार्ज होटल में अधिग्रहण किया। लेकिन अभी ये जरूरत है कि नए वेंचर भी उनके लगने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कम से कम $15 बिलियन के कारखाने लगाए जा सकते हैं और इतना संपत्ति हमारे है कि यहाँ पर ये क्षेत्र के उद्योग कई विदर्भ के 11 जिलों में जा सकते हैं। विदर्भ में उद्योगों के लिए जरूरी है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उन्होंने भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं विदर्भ में कि इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है और उसके कारण आज जिस तरह का हम ये चाहते हैं विकास उस तरह का नहीं हो पा रहा। अगर देखा जाए तो पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में यह काम काफ़ी अच्छे स्तर पर किया जा रहा है और उसके कारण वहाँ पर राजनीतिज्ञ जितने भी दल के लोग हैं उनके नेता, उसमें से संबंधित मंत्रीगण उस संस्था के साथ मिलकर काफ़ी काम कर रहे हैं। आज हम मानते हैं कि गडकरी जी तो सब पहल करके कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में जैसे अमरावती में उस तरह के उद्योगों से संबंधित काम नहीं हो पा रहे और उसके कारण जो अमरावती में जिस तरह से टेक्सटाइल पार्क होने के बावजूद भी आज उतना तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही और अभी भी वो नांदगांव क्षेत्र वहाँ पे जमीनें अभी भी उपलब्ध है, जिससे कि वहाँ पर और भी उद्योग आकर्षित किए जा सकते हैं, आमंत्रित किए जा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हमें एक ऐसी एसोसिएशन के मार्फत सरकार पे दबाव नीति बनानी चाहिए कि जिसके कारण सरकार यहाँ पर ध्यान दे सके और कई तरह के यहाँ पे जो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे जिसमें स्टील सेक्टर है, यहाँ पर आ सके, उद्योग लगा सके। दूसरी विडंबना ये हो जाती है कि हमारा दबाव भी सरकार पे ये नहीं बन रहा कि सरकार पुनः बिजली की दर बढ़ाने जा रही है। एक तरफ तो सोलार इसके मार्फत तो बिजली के वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे दर कम हो रही है। आज कोयला भी काफी इतने स्तर पर नहीं छुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर अपनी अव्यवस्था के कारण रेट बढ़ाती है तो उसका खामियाजा यहाँ के विदर्भ के उद्योगों को पड़ रहा है। अगर हम लघु सूक्ष्म उद्योग को देखते हैं, मध्यम श्रेणी के उद्योग को देखते हैं तो उनका विकास पिछले 10 साल में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव स्तर पर हुआ है। जो उद्योग आज आगे चलने चाहिए थे वो उद्योग सिसकियों में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे उद्योग बंद होने के कगार पे आ रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि उनको जो समय पर सहायता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। पैकेज स्कीम और इंसेंटिव में जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए उस तरह के प्रोत्साहन का
उसमें कोई समीक्षा नहीं की गई। आज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर सरकार की ओर से किसी तरह का भी उनको कोई आकर्षण नहीं दिया गया। और जबकि विदर्भ में सबसे ज्यादा अगर 11 के 11 जिले देखे जाए तो वहां पर मेन आकर्षण सिर्फ कृषि है, और कृषि पर आधारित उद्योग तभी बढ़ सकते हैं जब सरकार का वहां पर कुछ तरह के प्रलोभन हो, कुछ तरह के इस तरह आकर्षित योजनाएं हो जिससे लोग उद्योग में आने के लिए, कृषि उद्योग में आने के लिए। पिछले सप्ताह रायपुर में इंडियन नॉन बासमती एक्सपोर्टर एसोसिएशन की वहां पर सेमिनार किया गया। वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्टर्स इकट्ठा हुए। जो बड़े बड़े राइस के एक्सपोर्टर्स है, अडानी है, रिलायंस है, इस तरह के समूह भी वहां पर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारगिल जब वहां पर एकत्रित होते हैं तो उसका मतलब है कि वहां की एसोसिएशन, सरकार, जो एपीएमसी ये सब मिलकर ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से वहां का जो चावल उद्योग है वो उन्मुख हो, और उसका जो नॉन बासमती ग्रेड का आज चावल है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी तरह से बिक रहा है और अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित करके दे रहा है, और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में भी काफी उसका सहयोग मिल रहा है। हमारे विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, नागपुर एक बहुत बड़े क्षेत्र है जहां पर चावल की पैदावार काफी बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी कम होता है। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस, यहाँ की जो राइस एसोसिएशन, यहाँ के महाराष्ट्र शासन मिलकर करे, जिससे कि इसका फायदा हमारे किसानों के साथ साथ यहाँ के उद्योगों को भी हो सके, और व्यापार इससे इतना अच्छा बढ़े कि यहाँ के जो किसान हैं उनको एक अच्छे प्राइस मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब डॉलर इतना महंगा होते जा रहा है तो उसका फायदा यहाँ के निश्चित किसानों को मिलेगा और यहाँ के व्यापार करने वालों को मिलेगा। यह जरूरी है सरकार प्रोत्साहन देते हुए इस क्षेत्र को उठाने के लिए इस तरह के आयोजन में पूरी अपनी दिलचस्पी दिखाए, और सरकार ने पहल करके इस तरह के आयोजन करती है तो यहाँ के चारों क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। आज हमारे पास सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है कि इस तरह के आयोजन से हम पीछे क्यों हो जाते हैं। आज जो भी कुछ हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनका खाली जो काम होता है वो नागपुर में छोटे स्तर पर रह गया है, और वो जो जिस तरह के प्रमोशन का काम नहीं कर पाती जिस तरह से बाकी के क्षेत्र में यह काम किया जा रहा है। हमें जरूरत है कि इस तरह के प्रमोशन करें। यहाँ पर जब अमरावती क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉटन होता है, सोयाबीन होता है, दाल होती है, तो इस तरह के आयोजन से वहाँ के लोगों को फायदा किया जा सकता है। कई बार वहाँ पर ऑयल सीड्स के बारे में भी, ऑयल मिल एसोसिएशन के भी वहाँ पर बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस 1 साल पहले की गई थी। ये आयोजन हमेशा होते रहनी चाहिए। इससे कई जहाँ पे हजारों ऑयल मिल इस क्षेत्र में है उसको यहाँ का फायदा मिल सकता है, वो बाजार में अपना माल बेच सकती है, उनको ग्राहक मिल सकते हैं, और चर्चा से यह भी मालूम पड़ सकता है कि किस तरह की नई तकनीकी आई है और किस तरह का विकास हो रहा है, और उस विकास से हम कई तरह के जो है लोगों के सुझाव से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज जरूरी है कि हमारे विदर्भ में किसान से आधारित जो उद्योग है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उस पर काम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं PSI 2024 की। कई वर्षों से ये स्कीम जो बनी हुई है आज उसका टेन्योर भी खत्म होने आ गया है, लेकिन 2024 की स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई। 2025 आ गया है। पिछले समय अर्न्स्ट एंड यंग कई लोगों से इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने भी कई फोरम पे से चर्चा की। कई अभी वही सरकार पुनः आई है। मुझे उम्मीद है कि मार्च के पहले सरकार PSI 2024 घोषित करेगी और उसमें किसानों का हित रखेगी। जो सुदूर गांव में जो उद्योग लगे हुए हैं, जहां पे अभी उद्योजक नई पीढ़ी के बनने नहीं चाहते, उसको आकर्षित करने के लिए सरकार ऐसा काम करेगी। वहां पर कैश सब्सिडी हो, बिजली के दर कम करके किस तरह से वहां पे सुविधा दे सके। अगर उस तरह का काम सरकार करती है तो निश्चित ही इस क्षेत्र में कई तरह के कृषि आधारित उद्योग भी आ सकते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जिस तरह कहा गया, आज हमारे क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग काफी अच्छी तरह से पनप सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वह किसानों तक और व्यापारियों तक पहुंचे, जिसका फायदा उठाकर आज उद्योग लग सके,
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी आधारित उद्योगों को जहाँ पर सस्ते दामों पे लॉजिस्टिक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता और उसके कारण वे बाजार में कंपटीशन नहीं कर पाते। इसके बावजूद हम आते हैं कि आज नागपुर, चंद्रपुर कई जगहों पर स्टील सेक्टर शुरू हुआ है। गडचिरोली में तो आप जानते ही हैं बड़े पैमाने पर लॉयड मेटल द्वारा आयरन ओर का उत्खनन किया जा रहा है और कौंसरी में बहुत बड़ा सीमेंट का मेगा इंडस्ट्री स्टील की बनाई जा रही है और लॉयड मेटल का उसी तरह का घोघुस में एक्सपांशन है। हमारे चंद्रपुर में भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, वर्धा में भी इस तरह के कई उद्योग हैं और साथ ही साथ वहाँ पर नागपुर में भी कई स्टील उद्योग हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना और वियतनाम से इतना माल सस्ते में भारत में आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक तो डिमांड कम होती दिख रही है, दूसरे में उनकी जो कॉस्ट है इतनी कम है स्टील की कि वे हमारे जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसकी पूरी कॉस्टिंग जो बढ़ी हुई है उसको वहाँ पे कहीं भी ये मौका नहीं दे रहे कि वो अपना माल बेच सके और उसके कारण भारतीय उद्योग जो स्टील में है बहुत सिसिया के हुए चलते हैं और उसके कारण आज स्टील सेक्टर को पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार से जरूरी कि जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट उद्योग है जहाँ पर 300 मिलियन टन की बात 2030 तक कर रहे हैं, अगर इस सेक्टर को मजबूती से बढ़ाना है तो जरूरी है सरकार इस क्षेत्र के लिए जो किस तरह से हमारे यहाँ के इंडिजिनियस उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है स्टील के, वो आगे आकर काम कर सके, वो टिक सके बाजार में। अन्यथा अगर सरकार ने नीति नहीं बनाई, किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगाई तो चाइना और वियतनाम से आने वाला स्टील इतना सस्ता स्टील है कि हमारे स्टील उद्योग को चरमरा देगा और वो पूरी तबाही की ओर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि बजट के पहले सरकार ने यह एक ऐसा यानी कदम उठाना चाहिए जिससे कि बाहर के जो स्टील आ रहे हैं उनका स्टील यहाँ पर इतना सस्ता ना मिल सके कि यहाँ के उद्योग तड़पड़ाते रह जाए और हमारे ये उद्योग बंद होने के कगार पर आ जाए। आज इस क्षेत्र में जो मैंने स्टील और कृषि क्षेत्र में अपने विचार रखे और हम चाहते हैं कि उद्योग किस तरह से आगे पनप सकते हैं विदर्भ में और किस तरह से आ सकते हैं, तो इसमें हम आपसे हमेशा बात करते रहेंगे और किस तरह से हम विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं उसके बारे में सविस्तृत जानकारी देते रहेंगे। विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों, उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ।